हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे हम इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो CBT एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसमें पहला है किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है। A 1, B 0.95, C 0.9, D 0.85। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पूछ रहा है, और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी, इकाई। तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेरक का या फिर कैपेसिटेंस का पूछता, कैपेसिटर का, तो उसका हो जाता 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 3 फेज 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में 3 फेज वोल्टेज डैश के कोण द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 270 डिग्री। तो जो 3 फेज होता है उसके जो वोल्टेज का विस्थापन होता है, यहाँ पे जब वोल्टेज बनता है समय ग्राफ पे, तो पहले क्या जाता है, आर का वोल्टेज जाएगा, उसके बाद 120 डिग्री के बाद वाई का वोल्टेज जाता है, और उसके 120 डिग्री के बाद बी का जाता है। तो इस तरह कह सकते हैं जो वोल्टेज का विस्थापन होता है वो 120 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 120 डिग्री। आर वाई बी, ये तीनों वोल्टेज होते हैं जो समय ग्राफ पे दिखाया गया है, 120 डिग्री के अंतर पे चलते रहते हैं। और यही अगर सिंगल फेज का कहता तो वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी। ए W बराबर W1 प्लस W2, बी W बराबर W1 इंटू W2, सी W बराबर ब्रैकेट में W1 इंटू W2 का स्क्वायर, डी W बराबर W1 अपान W2। तो ये जो 2 वाट मीटर विधि पूछ रहा है ये 3 फेज में होता है, और 3 फेज में 2 प्रकार के हो जाते हैं लोड। जो संतुलित लोड होता है, एक असंतुलित होता है। तो जो संतुलित लोड होता है उसके लिए 1 वाट मीटर द्वारा नाप के इंटू 3 कर देंगे तो तीनों का हो जाता है। लेकिन असंतुलित जब रहता है तो 2 वाट मीटर का यूज किया जाता है, और जिसमें कुल पावर होता है W1 प्लस W2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है। ए m बराबर IT, बी m बराबर ZIT, सी m बराबर ZT अपान I, डी है m बराबर IT अपान Z। तो ये फैराडे का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नियम है उसका नियम पूछ रहा है विद्युत अपघटन संबंधित। तो m जो है इसमें द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, तो कह रहा द्रव्यमान बराबर होता क्या है। तो उनके नियम के अनुसार होता है m बराबर ZI इंटू टी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो Z होता है वो रासायनिक तुल्यांक होता है, I जो होता है वो विद्युत धारा है, T समय है। इन सभी के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। ए संक्षारण, बी बकलिंग, सी कठिन सल्फेशन, डी ध्रुवण।
तो लेड एसिड सेल में 4 दोष पाए जाते हैं, जिसमें से एक दोष होता है कि अगर बैटरी को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उसमें सल्फेशन दोष आ जाता है। इसीलिए लेड एसिड बैटरी को कम से कम हफ्ते में एक बार चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कठिन सल्फेशन। उसमें सल्फेशन दोष आ जाता है, कठिन सल्फेशन दोष, जिसे ट्रिकल चार्जिंग देखिए सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है। ए निकिल कैडमियम सेल, बी निकिल आयरन सेल, सी क्षारीय मैग्नीशियम सेल, डी लेड एसिड सेल। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अनुरक्षण मुक्त नहीं है, यानी उसको बार बार देखभाल की आवश्यकता होती है, और ऐसे सेल को कहा जाता है लेड एसिड सेल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको बार बार देखभाल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक क्या होना चाहिए। ए 0.81, बी 0.91, सी 0.01, डी 1.29। तो किसी केबल के लिए कह रहा है कि बचाव धारा क्या होगा केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए। जैसे कह सकते हैं अगर केबल है, इसकी रेटिंग अगर 16 एम्पियर है तो इसमें कितना धारा प्रवाहित करेंगे कि केबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो कहलाता है रेटिंग फैक्टर। और सामान्य धारा वहन क्षमता के लिए जो रेटिंग फैक्टर का मान होता है वो होता है 0.81। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये अभी सामान्य दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे सामान्य धारा लिखा हुआ है, जब यहीं पे अति धारा देता तो उसका ऑप्शन हो जाता सही डी, वो होता है 1.23। अगर अति के लिए पूछ रहा है तो 1.23 होता है, और सामान्य के लिए पूछ रहा है तो 0.81 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर है, कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर स्थापित होती है। ए 2.2 मीटर, बी 2 मीटर, सी 1.5 मीटर, डी 1 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ए 100 वाट, बी 60 वाट, सी 40 वाट, डी 80 वाट। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 100 वाट। और पावर सॉकेट के लिए यही पूछता, जो पावर सॉकेट का होता है वो होता है 1000 वाट, और सॉकेट का पूछेगा तो 100 वाट। पावर सॉकेट का 1000 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर है, लाइट और फैन की प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। ए 6, बी 8, सी 10, डी 15। तो लाइट और फैन के लिए 10 उपभोग बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए, और वाट पूछता यानी शक्ति तो 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10.8
और 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है। ए 100 किलो ओम से 600 किलो ओम के बीच, बी 1 किलो ओम, सी 0.4 ओम से 0.6 किलो ओम के बीच, डी 0.1 किलो ओम। तो जो मानव शरीर का भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है वो होता है 1 किलो ओम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या फिर इसी को कह सकते हैं या 1000 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है। ए निम्न, बी उच्च, सी शून्य, डी नियत। तो जो पृथ्वी का विभव माना जाता है वो माना जाता है शून्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ए 5 ओम, बी 3 ओम, सी 4 ओम, डी 6 ओम। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3 ओम। जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। जितना कम मान का प्रतिरोध रहेगा उतना ही अधिक लीकेज धारा ग्राउंड हो सकेगा। और जो पावर हाउस होते हैं, पावर हाउस पे अगर पूछता तो उसका मान होता है 1 ओम तक, लगभग 1 ओम तक होता है। लेकिन अर्थ इलेक्ट्रोड का पूछा है तो उसका होता है 3 ओम तक या फिर इससे कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। अर्थ चालक द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। ए लीकेज धारा, बी ओवरलोड धारा, सी लीकेज वोल्टेज, डी ओवरलोड वोल्टेज। तो जो अर्थ चालक होता है उसके द्वारा ग्राउंड यानी पृथ्वी में लीकेज धारा भेजा जाता है। ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा, लीकेज धारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार डैश है। ए 19 mm, बी 25 mm, सी 32 mm, डी 38 mm। तो जो पाइप अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है पाइप, उसका व्यास होता है 38 mm। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 38 mm। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचलन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। ए 1035 डिग्री सेल्सियस, बी 2300 डिग्री सेल्सियस, सी 1500 डिग्री सेल्सियस, डी 1200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो गैस भरे टंगस्टन लैंप का बात कर रहा है तो उसका जो होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2300 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन में 2200 से 2500 के बीच कुछ भी दिया है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए डैश बल्ब की ज़रूरत होगी। ए 30, बी 32, सी 40, डी 42।
तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखेंगे 240 बल्ब है और एक बल्ब का जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है। तो यानी इसको जब भाग करेंगे तो बल्बों की संख्या आ जाएगा। तो 6 से एक बार में और 6 को जब 24 में काटें 4 बार में जाएगा यानी 40। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 40 बल्बों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सीरीज में जोड़ेंगे तो 240 वोल्ट पे काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है कहलाता है। ए विक्षेपक बल, बी नियंत्रक बल, सी अवमंदक बल, डी व्याकुलता बल। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि यंत्र के संकेतक यानी जो मीटर होते हैं, मीटर में एक पॉइंटर लगा होता है जिसमें उसमें रीडिंग रहता है 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे रहता है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है तो इस संकेतक कहते हैं। इसी पॉइंटर को गतिमान यानी आगे बढ़ाने के लिए कौन सा बल यूज करता है। तो किसी यंत्र में 3 बल यूज करते हैं। एक जो इसे गतिमान करता है उसे विक्षेपक बल कहते हैं और इस पॉइंटर को जो रोकता है उसे नियंत्रक बल कहते हैं। और जहाँ पे 2 बल काम करते हैं वहाँ पे कंपन आ जाता है तो उस कंपन को रोकने के लिए अवमंदक बल का यूज किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है, तो जो गतिमान करता है उसे कहते हैं विक्षेपक बल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विक्षेपक बल। और यही पूछता कि पॉइंटर को रोकता कौन है तो वो हो जाता नियंत्रक बल। और 2 बल जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कंपन आ जाता है, उस कंपन को दूर करने के लिए अवमंदक बल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। ए इस्पात, बी नाइक्रोम, सी यूरेका, डी फास्फर ब्रांस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो मापक कमानी कर रहा है उसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग नुमा इस तरह, वही कमानी कहलाता है। और इसको बनाने के लिए फास्फर ब्रांस का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछ चुका है तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है। ए वोल्ट मीटर, बी ऊर्जा मीटर, सी अमीटर, डी वाट मीटर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एकीकृत मीटर, एकीकृत प्रकार का दिया है। एकीकृत प्रकार का मीटर का मतलब है जो रिकॉर्डिंग करता हो, मान बताने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करता हो, तो उसे कहते हैं ऊर्जा मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर बस मान को बताता है, रिकॉर्ड नहीं करता है। ए मीटर भी मान को बताएगा, रिकॉर्ड नहीं करता। और वाट मीटर भी मान को बताता है, रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन ऊर्जा मीटर जो है उस मान को रिकॉर्ड भी करता है। तो एकीकृत प्रकार के ऊर्जा मीटर आता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।